महेश बंगाल के एक छोटी से गांव में अपनी पत्नी जया और बेटी मिस्टी के साथ रहा करता था। महेश गांव के खाड़े से मछलियां पकड़कर उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। मछली ले लो, मछली ताज़ा मीठे पानी की मछली। हम मछली तो अच्छी लग रही है, आधा किलो दे दो। जी बहन जी। महेश एक दिन में जितनी मछली पकड़ता था, शाम तक उसकी सारी मछलियां बिक जाती थीं। गांव के सभी लोग महेश से ही मछलियां लेना पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा खाड़ी से ताज़ा मछलियां ही पकड़ा करता था। वो अपने ग्राहकों को कभी भी बासी मछली नहीं बेचता था। पहले तो गांव के कुछ लोग ही मछलियां बेचा करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में लोगों की आबादी बढ़ने लगी। गांव के बाजार में बहुत से लोग मछली बेचने का काम करने लगे। हे भगवान, अगर बाजार में एक साथ इतने लोग मछली बेचेंगे तो मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह सब लोग ग्राहकों को बासी मछलियां बेचते हैं, फिर भी सब लोग सस्ती मछली खरीदने के चक्कर में इन सब से ही मछलियां खरीदते हैं। इतने दिन हो गए, कब से मेरी ठीक कमाई हुई ही नहीं है। आज भी मेरे पास इतनी सारी मछलियां बच गईं। हर रोज की तरह अब मुझे इन्हें घर ही लेकर जाना पड़ेगा। जया इनसे मच्छी घरी बना लेगी। गरम गरम भात के साथ खाने में मजा आ जाएगा। महेश बची हुई सभी मछलियों को अपने घर ले आता है। आज फिर से इतनी सारी मछलियां बच गई हैं जया, तुम इनसे मच्छी करी बना लो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। महेश हाथ मुंह धोने लगता है और उसकी पत्नी जया मच्छी करी बनाने के लिए मछलियों को अच्छी तरह पानी से धोकर उन्हें काटने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग जाता है। मेरी उंगली। अरे रे रे रे, तुम्हारी उंगली में तो बहुत ज्यादा लग गई। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली में दवाई लगा देता हूँ। महेश जया की उंगली में दवाई लगाकर पट्टी बांध देता है। तभी जया कहती है, आप बैठिए, मैं बस थोड़ी ही देर में खाना लेकर आती हूँ। अरे, यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उंगली में चोट लगी है, तुम खाना कैसे बनाओगी? आज तुम बैठो, मैं तुम्हें और मिस्टी को आज अपने हाथ से मच्छी करी बनाकर खिलाता हूँ। क्या? आप मछली करी बनाएंगे? आज से पहले तो आपने कभी मछली करी नहीं बनाई। रहने दीजिए, सारी मच्छी करी खराब हो जाएगी, मैं खुद ही बना लूंगी। लगता है अभी तक तुम्हें मेरी इस कला के बारे में पता ही नहीं है। शादी से पहले मैं अपने माँ बाबूजी के लिए गरम गरम भात के साथ मच्छी करी बनाता था। पूरे मोहल्ले में मेरे हाथ की मच्छी करी मशहूर थी। तुम बैठो और बस देखती जाओ। महेश अच्छी सी मछलियों को काटकर एकदम सुगंधित मसाले से उनमें फिश करी बनाकर तैयार करता है। उसकी बनाई हुई फिश करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तुमने फिर से मछली करी बनाई है माँ। मैंने नहीं, आज तो तुम्हारे पिताजी ने फिश करी बनाई है। वैसे सच में फिश करी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी खाकर देखना, एक बार खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। महेश सबको अपने हाथों से गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी परोसता है। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं। आज सच में जान गई मैं, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ पिताजी, यह फिश करी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। मिस्टी के इस बात से जया के मन में एक विचार आता है और वो महेश को कहती है, अजी बात तो मिस्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। फिश करी का ऐसा स्वाद तो बाजार में भी नहीं मिलता। मैं क्या कहती हूँ, वैसे भी आजकल मछलियाँ ज्यादा बिकती नहीं हैं, तो क्यों ना आप मछलियाँ बेचना छोड़कर उन मछलियों से फिश करी बनाकर गर्मा गर्म भात के साथ बाजार में बेचना शुरू कर दो। क्या बात है, यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं भी कई दिन से कुछ और काम करने की सोच रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तुमने बोला है तो मैं कल से ही बाजार में मच्छी करी के साथ भात बेचना चालू करूंगा। महेश और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर फिश करी बनाने की तैयारी करते हैं। महेश अपने हाथों से एक एक मसाला पीसकर फिश करी के अंदर डालता है। फिश करी बनते बनते पूरे घर में सुगंध फैल जाती है। महेश अपने पुराने ठेले पर फिश करी और गर्मा गर्म भात रखकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। फिश करी, गर्मा गर्म फिश करी। गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी खाओ। एक प्लेट सिर्फ Rs50। गर्मा गर्म फिश करी का नाम सुनकर लोग उसके ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वाह भैया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
तुमने इसका दाम भी बहुत वाजिब रखा है। बाकी फिश करी वाले तो RS 100 से कम फिश करी देते ही नहीं हैं। तुम मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म भात के साथ गर्मा गर्म फिश करी लगा दो। महेश उसे एक प्लेट फिश करी के साथ गर्मागर्म भात देता है तो उसे खाकर वह आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह भैया, क्या फिश करी बनाई है! ऐसी फिश करी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसके अंदर आपने जो मसाले डाले हैं फिश करी के अंदर, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपकी फिश करी खाकर तो मज़ा ही आ गया। महेश के ठेले पर बहुत सारे लोग फिश करी खाने आते हैं। सभी लोग उसकी फिश करी की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हरिया महेश को कहता है, भैया, तुम्हारे हाथ की फिश करी मेरे सेठ जी को बहुत पसंद आएगी। वो बहुत दिनों से अच्छी फिश करी बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। तुम मुझे एक प्लेट फिश करी पैक करके दे दो। मैं अपने सेठ जी को यह खिलाऊंगा। उन्हें यह पसंद आ गई तो तुम्हें शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ हाँ भैया, ऐसा होगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अभी आपके सेठ के लिए गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी पैक कर देता हूँ। महेश हरिया को फिश करी पैक करके दे देता है। हरिया उसे ले जाकर अपनी सेठ जी को खिलाता है। वाह 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 वाह, जिसने भी यह फिश करी बनाई है, कमाल कर दिया। अरे, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इतने रसोइयों के हाथ की फिश करी चखी, लेकिन किसी के हाथ में भी ऐसा स्वाद नहीं देखा। तुम उस आदमी को यह एडवांस पैसे दे आओ। मेरी बेटी की शादी में उसी के हाथ की फिश करी बननी चाहिए। हर यहाँ एडवांस पैसे लेकर महेश के पास जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना भैया, मेरे सेठ जी को तुम्हारे हाथ की फिश करी बहुत पसंद आएगी। सेठ जी ने तुम्हारे लिए एडवांस पैसे भेजे हैं। अगले महीने तुम उनकी बेटी की शादी में फिश करी बनानी है। अरे भैया, शादी तो अगले महीने है, तो आपने इतनी जल्दी मुझे एडवांस पैसे क्यों दे दिए? कोई बात नहीं भैया, अब सेठ जी ने दिए हैं तो रख लो। बस शादी में समय पर खाना पहुंचा देना। हरिया घर पहुंचकर अपनी पत्नी को यह सारी बात बताता है तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगले महीने महेश सेठ की बेटी की शादी में फिश करी बनाने पहुंच जाता है। जैसे ही शादी में खाना शुरू होता है, वैसे ही वहां पर फिश करी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। सभी मेहमान बाकी का खाना छोड़ छोड़कर गर्मा गर्म भात के साथ फिश करी खाने के लिए जाने लगते हैं। वाह वाह, क्या फिश करी है! शादी में खाने को इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इस फिश करी के आगे मेरा तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मैं भी 3 बार यह फिश करी खा चुका हूँ, लेकिन यह इतनी स्वादिष्ट है कि इसे खाकर मेरा भी इससे मन नहीं भर रहा। हम मेरे अपने इतने रेस्टोरेंट है, लेकिन किसी भी शेफ के हाथों में इतना बेहतरीन स्वाद नहीं है। यह फिश करी जिसने भी बनाई है, सच में हम बहुत ही कमाल की बनाई है। शादी में सभी मेहमान सिर्फ और सिर्फ महेश के हाथ की बनी फिश करी की ही तारीफ करते हैं। शादी से खाना खाकर जाने के बाद हर मेहमान सेठ जी को इतनी अच्छी फिश करी खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जिस वजह से सेठ जी भी महेश से बहुत खुश हो जाते हैं। महेश, तुम्हारे हाथ की फिश करी ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की शादी में आए सभी मेहमान बहुत ही खुश होकर खाने की तारीफ करके गए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी बचे पैसों के साथ इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई में ही खुश हूँ। महेश सेठ जी से अपने बाकी के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। तभी कुछ दिन बाद शादी में आए मेहमान में से एक मेहमान सुमित, जिसका अपना रेस्टोरेंट था, वो महेश के पास आता है। आप ही वो महेश हो ना, जिसने सेठ जी की बेटी की शादी में फिश करी बनाई थी? जी साहब, मैंने ही बनाई थी। क्यों, कुछ गलत है क्या? क्या हुआ बताइए। दरअसल मैं सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। उस दिन उनकी बेटी की शादी में मैंने जो फिशरी खाई, मुझे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। मेरे अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के किसी भी शेफ के हाथों में आपके जैसा स्वाद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करें। आपकी बनाई हुई फिश करी से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। इसके लिए मैं आपको हर महीने RS 500 सैलरी दूंगा। बाकी अगर आपको यह कम लगी तो आप जितनी सैलरी मांगोगे, मैं आपको उतनी सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, इतनी तनख्वाह तो मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में फिश करी बनाने के लिए लायक समझा,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो तुम्हारा है महेश कि तुमने मेरे ऑफर को कबूल कर लिया, वरना मुझे तुम्हारे जैसा शेफ कहीं और नहीं मिलता। कल मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे घर भेज दूंगा, वह तुम्हें तुम्हारे घर से रेस्टोरेंट तक ले आएगा। अगले दिन सुमित अपने ड्राइवर को महेश को लाने के लिए भेज देता है। महेश अच्छी तरह तैयार होकर रेस्टोरेंट में काम करने जाता है। महेश के जाते ही उसके हाथ की बनाई फिशरी से सुमित के रेस्टोरेंट का काम दुगना बढ़ जाता है, जिस वजह से वो खुश होकर महेश को आने जाने के लिए एक स्कूटर भी दे देता है। अब महेश हर रोज स्कूटर पर आराम से रेस्टोरेंट जाता और शाम को समय से अपने घर लौट आता। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होने लगी। कुछ ही सालों में महेश ने अपनी कमाई को अच्छा कर लिया और अपना अच्छा सा घर बनवा लिया। वो अपने नए घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। यह कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से गांव की, जहां पप्पू अपनी पत्नी कविता और 5 साल की बेटी संध्या के साथ रहा करता था। पप्पू गांव में ही एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता। ढाबे वाला उसे जो पैसे देता, उन पैसों से ही पप्पू का घर चलता। पप्पू बहुत ही अच्छा खाना बनाता था, जिस वजह से ढाबे वाले का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। वाह वाह, क्या जोरदार चिकन बनाया भैया, तुमने खाकर मजा ही आ गया। सच में पप्पू भाई, जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वो स्वाद दुनिया में किसी और के हाथों में नहीं है। मैं इतनी बार अपनी पत्नी को तुम्हारे जैसा चिकन बनाने के लिए कहता हूँ, वो तुम्हारे जैसा चिकन बनाने की कितनी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं बना पाती। पता नहीं तुम चिकन में आज तक कौन सा जादुई मसाला डालते हो। जादुई मसाला तो कोई नहीं है भैया, बस मैं चिकन में डालने वाले सभी मसाले अपने हाथों से पीसता हूँ। खड़े मसालों को धीमी आंच पर भूनकर उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर उसके बाद ही चिकन में डालता हूँ। इससे चिकन को खुशबू और जायका दोनों ही बहुत बढ़ जाता है। पप्पू के हाथ का बना चिकन खाकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। शाम को सभी के चले जाने के बाद, मालिक, आपने पिछले महीने कहा था कि इस महीने मेरी पगार बढ़ा दोगे। आज मेरा पगार का दिन है, आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ, यह ले मालिक, यह तो सिर्फ Rs 5,000 हैं। आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे Rs 8,000 देंगे। अरे, वह तो मैंने अगले महीने के लिए कहा था ना। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वैसे भी तू यहाँ पर खाना ही तो बनाता है, यहाँ का किराया, बिजली, पानी का खर्चा, ये सब तो मुझे ही देखना होता है। तू तो खाना बनाकर चला जाता है। ढाबा है तो वहाँ पर खाना बनाने का काम तो होगा ही, और खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं पूरा दिन गर्मी में खड़े होकर चूल्हे के सामने चिकन बनाता हूँ, रोटियां बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझे मेरी मेहनत के पूरे पैसे नहीं दे रहे। देख, मुझे अच्छी तरह पता है कि तू खाना बनाने में कितनी मेहनत करता है और कितनी नहीं एक पतीले में भरकर चिकन बना देता है। कौन सा तुझे पूरा 10 घंटे तक चिकन बनाना होता है चिकन बनाकर, बाकी समय रोटियां ही तो सेकता है। अब तो मैं तुझे अगले महीने भी ज्यादा पगार नहीं लूंगा, तेरी जितनी पगार है उतनी ही रहेगी। देखिए मालिक, आप जानते हैं कि दूसरे ढाबे वाला रखो। मुझे महीने के Rs 10,000 देने को भी तैयार था, लेकिन आपसे वफादारी की वजह से ही मैंने उसके साथ काम नहीं किया। अब आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। इतने पैसों में मुझे मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है कि तू कहीं और काम ढूंढ लेगा, तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा क्या? जा, तुझे कहीं और जाकर काम ढूंढना है तो जा ढूंढ। आज मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू के पगार बढ़ाने की बात पर उसका मालिक उसे काम से ही निकाल देता है। पप्पू बड़े ही उदास मन से काम ढूंढने के लिए दूसरे ढाबे वाले राजू के पास में पहुंच जाता है। अरे पप्पू, आज तुम यहाँ पर कहो कैसे आना हुआ? भैया, आपको एक खाना बनाने वाले की जरूरत थी ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है। माफ करना पप्पू भैया, लेकिन मैंने अभी पिछले हफ्ते एक खाना बनाने वाले को रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि एक साथ 2 लोगों काम पर रख सकूं। अगर तुम थोड़े दिन पहले आते तो मैं तुम्हें ही नौकरी पर रखता। यह तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। अगर आगे मुझे कभी खाना बनाने वाले की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है राजू भैया, कोई बात नहीं।
राजू के ढाबे पर भी पप्पू को नौकरी तो नहीं मिलती और वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं पहले ही राजू भैया के यहाँ पर काम करने लग जाता, तो मेरे पास आज ढंग का काम तो होता। मालिक की वजह से ना तो मैं घर का रहा ना घाट का। पप्पू यही सब सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है। अरे आ गए आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं कविता, रहने दो, आज मेरे खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ जी? आज आपने ढाबे पर ही खाना खा लिया क्या? ढाबे का तो नाम भी मत लो कविता। मैंने मालिक से पगार बढ़ाने की बात कही तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने दूसरी जगह भी काम के लिए पूछा, लेकिन वहां मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर आज काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल काम मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से चिंता करके कुछ हासिल नहीं होगा। आप खामखा अपना खून मत जलाइए। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी टीचर भी कहती है, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा खून जलता है और हम कमज़ोर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोर हो जाओ, इसीलिए आप परेशान मत हो और खाना खा लो। अपनी बेटी संध्या की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संध्या अपने हाथों से पिताजी को खाना खिलाती है। तभी कविता कहती है, देखिए चिकन तो मैंने बनाया है, लेकिन जब आप चिकन बनाते हो तो उस चिकन का स्वाद कुछ अलग ही आता है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, आप जैसा चिकन बना ही नहीं पाती। खड़े मसालों को भूनती हूँ, उन्हें सिलबट्टे पर भी पीसती हूँ, पर आपके हाथ के चिकन और मेरे हाथ के चिकन के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब तुम भी बाकी सबकी तरह मेरे तारीफ के पुल मत बांधो। क्या फायदा इतना अच्छा चिकन बनाने का जब इसके बलबूते पर मुझे कोई काम ही नहीं मिले? पिताजी आप परेशान मत होइए इस तरह से। हमारी टीचर ने न हमें गरीब औरत की कहानी सुनाई थी। वो बहुत अच्छा इडली सांभर बनाती थी और वो बहुत गरीब थी। एक बार उसके पति की तबीयत खराब हो गई। उसने इडली सांभर बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया और उसने इडली सांभर बेचकर बहुत सारे पैसे जोड़े। फिर उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। वो बहुत अमीर बन गई और उस औरत की तरह आप भी बाजार में अपना चिकन का टीना खोल लो। बात तो संध्या की बिल्कुल सही है जी। जब आप मिट्टी की हांडी में चिकन बनाते हो तो उसका स्वाद तो और भी लाजवाब होता है। अब बाजार में हांडी चिकन का ठेला खोल लो। सच कहती हूँ, बहुत ही जोरदार चलेगा। मैंने आपकी हर महीने की तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं। आप उन पैसों से ही अपना काम शुरू कर लो। कम से कम आपको नौकरी की कोई चिंता तो नहीं रहेगी। ठीक कहती हो कविता, संध्या ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू संध्या बेटा। यार वेलकम पापा। कविता कुछ बचाए हुए पैसे पप्पू को दे देती है। पप्पू उन पैसों से हांडी चिकन बनाने का सारा सामान और एक ठेला किराए पर लेकर आता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर हांडी चिकन बनाने की सारी तैयारियां शुरू कर देता है। जाकर नहा काई धो लीजिए, तब तक मैं सिलबट्टे पर यह सारा मसाला पीस देती हूँ। ठीक है, लेकिन मसालों को ज्यादा बारीक मत करना, थोड़ा सा दरदरा ही रहने देना। ठीक है जी। कविता भुने हुए मसालों को अच्छी तरह पीस देती है। पप्पू अपना हांडी चिकन का ठेला लेकर बाजार में जाता है और हांडी चिकन के अंदर चिकन, दही, पिसे हुई लहसुन, अदरक के साथ पिसे हुए खड़े मसाले भी डालता है और धीमी आंच पर पक रही हांडी चिकन की खुशबू से आसपास गुजर रहे लोग पप्पू की हांडी चिकन के ठेले पर भीड़ लगा देते हैं। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। भैया भैया, ये चिकन बनने में कितनी देर लगेगी? इसकी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चिकन तो बस पककर तैयार ही हो गया भैया, आप बस थोड़ी देर बैठिए, आपके लिए हांडी चिकन के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी लगाता हूँ। थोड़ी ही देर में पप्पू के ठेले पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। पप्पू ने लोगों के बैठने के लिए ठेले के बगल में ही बेंच लगाया था। सभी लोग बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। पप्पू एक एक करके सभी ग्राहकों को गर्मागर्म हांडी चिकन के साथ तंदूरी रोटी परोसता है और उसे खाकर सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मज़ा आ गया। इसे कहते हैं हांडी चिकन। भैया, आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट चिकन कभी नहीं खाया। जितनी अच्छी इसकी खुशबू थी, उससे कहीं ज्यादा इसका स्वाद है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। शुक्रिया भैया। अपने नए काम के पहले दिन ही पप्पू की खूब अच्छी कमाई होती है।
तो वो अपनी बीवी और अपनी बच्ची के लिए बाजार से नए कपड़े लेकर आता है। मेरा काम आज बहुत ही अच्छा हुआ है। कविता, जितने पैसे मालिक मुझे पूरे महीने काम करने के भी नहीं देते थे, ना उतने पैसे आज मैंने एक दिन में ही कमा लिए। इसलिए मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। यह देखो संध्या, मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लेकर आया हूँ। और कविता, तुम्हारे लिए यह नई साड़ी लेकर आया हूँ। वाओ पापा, यह फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आपका काम इसी तरह चलता रहे ताकि आप मेरे लिए हर रोज नई नई फ्रॉक लेकर आओ। संध्या की बात सुनकर वह दोनों हंसने लगते हैं। पप्पू का काम पूरे गांव में बहुत अच्छा चल जाता है। हर कोई उसे हांडी चिकन वाले पप्पू के नाम से जानने लगता है। लेकिन ढाबे पर काम से निकाले जाने के बाद उसके मालिक का काम बिल्कुल बंद हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। एक दिन वो पप्पू के पास जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पप्पू कि मैंने तुझे काम से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो ढाबा बंद करने की नौबत आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे ढाबे पर काम शुरू करो। माफ करना मालिक, लेकिन अब मैं अपने काम में ही खुश हूं। मैं अब दोबारा आपके ढाबे पर काम नहीं कर सकता। जहां से मुझे एक बार धोखा मिला हो, वहां मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तब आपने मुझे काम से निकाल दिया। अब आप अपने ढाबे के लिए किसी नए खाना बनाने वाले को ढूंढ लीजिए। पप्पू की बात सुनकर धर्मपाल को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वह अपना चेहरा नीचे करके चुपचाप वहां से चला जाता है। पप्पू अपनी मेहनत से कुछ ही सालों में गांव में अपना हांडी चिकन का रेस्टोरेंट खोल लेता है और खूब तरक्की करता है।